चाल चल तू अपनी, मैं तुझे पहचान लूंगा। जी हाँ, सीबीएसई कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। तुम अपनी चाल चलो जितनी तुम्हें चालें चलनी है। मैं हूं ना अपने बच्चों की तरफ से तुम्हारी चालों को पहचानने के लिए। क्लास 10th और 12th वालों के लिए तुमने क्या क्या चालें चली है मुझे सब खबर है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? सीबीएसई ने क्लास 10th की पहले बात करते हैं तो क्या कहा, 2022-2023 का जो सिलेबस था वही सेम 23-24 में भी एप्लीकेबल है। उसमें बच्चों से कहा गया कि हम आपसे क्या क्या पूछेंगे, आपका सिलेबस क्या है, टेंसेस है, मॉडल से, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड है, रिपोर्टेड स्पीच और डिटरमिनर से। बस इतना ही कहा था ना? हाँ भाई हाँ, इतना ही कहा था ना। लेकिन बच्चों से जो क्वेश्चन पूछे वो क्या है, आपके ही स्टडी मटेरियल का पेज नंबर 50 का क्वेश्चन क्या है, ये रहा क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। और जिसमें पूछा गया है द फेमस सांची स्तूपा इज द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया दैट वाज बिल्ट ड्यूरिंग। जो क्वेश्चन पूछा वो पैसिव वॉइस का पूछा है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। देख रहे हो, और ये एक बार ऐसा नहीं हुआ। आप इनका सैंपल पेपर देखे, उसमें जो क्वेश्चन पूछा था वो क्या था, वो जरा नजर डालना। The company aimed at increasing authorities in areas frequently visited by the client। यहां भी इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी आपने क्या यूज कर दी, पैसिव वॉइस यूज कर दी है ना। अब बच्चे को तो समझ में नहीं आ रहा, उसने तो पैसिव वॉइस पढ़ी ही नहीं है, उसको तो आइडिया ही नहीं है कि पैसिव वॉइस भी मेरे सिलेबस में है। कैसे सिलेबस में? एरर डिटेक्शन की फॉर्म में है। बच्चा तो ये सोचता रह जाएगा ना कि इसमें क्या बाय की गलती तो नहीं है, बाय कहां से आ गया। ये पैसिव वॉइस में ये बिल्ड वाला देखो ना कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है आपके साथ। यहाँ पे लिख दिया गलती ही यहाँ पैसिव वॉइस वाली थी, लेकिन सिलेबस के अंदर तो कहा ही नहीं गया था कि पैसिव वॉइस वो आपसे पूछेगा। मेरे साथ अन्याय हुआ है। इसी तरह के खुलासे आज के वीडियो में करने वाला हूं। क्लास 12th और 10th दोनों के बारे में बताऊंगा, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहनी है, क्या चालें आपको चलनी है, वो भी बताने वाला हूं। वीडियो को अभी लाइक करके पूरा रगड़ दो, नीला पीला हरा लाल कर दो। अब शुरू करते हैं। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं क्लास 10th वालों की। आपकी क्लास 10th के अंदर जो ग्रामर का आपका पोर्शन है वो है 10 मार्क्स का। खुशी की बात तो ये थी कि बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन में नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनका जो पिछले साल लास्ट ईयर जो सिलेबस था, सेम सिलेबस अब भी एप्लीकेबल है। आपकी ग्रामर में क्या क्या पूछा जाएगा, टेंसेस, मॉडल, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, जिसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच और डिटरमिनर्स। लेकिन आज मैं यहाँ पेपर लीक करके जा रहा हूं, चुपचाप से सुन लो और याद रख लेना, उसी तरह से अपनी प्रिपरेशन करो। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट है हम, ऐसा आप ही तो बोलते हो। आ जाओ भाई, आपका दरअसल सिलेबस ये नहीं है, इसके अलावा भी चीजें आपको करनी है। वो क्या चीजें करनी है वो सुन लो, पहले ही बता देता हूं ताकि आप पहले से प्रिपेयर होके जाओ। जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना, उसमें यही सब नहीं होंगे, इसके अलावा भी चीज होंगी। वो क्या होंगी, एक्स्ट्रा सुन लो। आपको वॉइस पढ़ के जानी है। हाँ, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन करके जानी है। मगर क्यों? आपसे जो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे, इस तरह के वो क्वेश्चन होंगे जिनमें कहीं ना कहीं वॉइस इस्तेमाल हो रही होगी, और आप ना कंफ्यूजन में रहोगे कि क्या पता इस क्वेश्चन में वॉइस की गलती है क्या, ये क्या है। जब आपको वॉइस की नॉलेज ही नहीं होगी, पता ही नहीं होगा कि पैसिव वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस क्या है, आप उसी में घूमते रह जाओगे और जो असल प्रॉब्लम है उसे भूल जाओगे, जैसा कि इस क्वेश्चन में हुआ भी है। यहां पे द कंपनी एम्ड, असल प्रॉब्लम तो इसके अंदर थी कि यहां एम्ड की जगह एम्स आना था। लेकिन बच्चा आगे का पढ़ेगा, एट इंक्रीजिंग अथॉरिटीज इन एरियाज फ्रीक्वेंटली विजिटेड बाय द क्लाइंट। वो सोचेगा या बाय की जगह 2 तो नहीं आना था, या 4 तो नहीं आना था, वो इसमें फंस जाएगा, है ना। अगर वॉइस की नॉलेज होगी, वॉइस पढ़ रखी होगी तो इजी कर पाओगे। हाँ, सिलेबस में नहीं है, डायरेक्टली भी पूछ सकता है भाई, डायरेक्टली भी पूछ सकता है, सपोर्ट मटेरियल में पूछ रखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर बिल्ड की जगह बिल्ट होना था कि सांची स्तूपा वाज बिल्ट ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड, ऐसे होना था। अब डायरेक्ट भी उन्होंने पूछ लिया। अब बताओ क्या सीबीएसई का जाके आप ऐसे उनका अपने बाल नोच के जाओगे, क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते हो ना। पहले से प्रिपेयर रहो। अच्छा, वॉइस कहां से पढ़ोगे, अभी रिसेंटली ना मैंने आपके लिए एक वीडियो बना रखी है, फुल फ्लेज वीडियो वॉइस की, बड़े मजे से हंसते खेलते उसके अंदर सिखा दिए, सीख लेना, आगे काम आएगा, ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम जो बच्चों से सीबीएसई ने नहीं कहा करने को, लेकिन वो पूछेंगे वहीं से, वहां भी आपके साथ मोए होएगा। वो क्या है भाई, यहां पे ये बाय आ रहा है, बार बार देखोगे बाय आ जाता है, एट आ जाता है, क्या होती है ये, क्या होता है टॉपिक, ये टॉपिक होता है प्रेपोजिशन का। किसका? प्रेपोजिशन का टॉपिक होता है, जिसके बारे में आपसे सिलेबस में तो कहा ही नहीं गया है कि प्रेपोजिशन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन जबकि प्रेपोजिशन पे क्वेश्चन होगा,
इनडायरेक्टली ही सही, डायरेक्टली ही सही पूछ लेगा। प्रेपोजिशन आपको आनी चाहिए, इन का आना, इनटू का आना, टू का आना, बाय का आना, ताकि माइंड तैयार रहे इन सब चीजों को भी सीखने के लिए। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, आपको ना एक प्रेपोजिशन का टॉपिक यहां और लिख लो। ये सिलेबस सीबीएसई ने मुंह से नहीं कहा, ताकि बच्चा फिर लड़ने लगता कि यार 10 नंबरों के लिए इतने सारे टॉपिक करूं, इसलिए शर्माई में उन्होंने आपसे कहा नहीं। लेकिन असल में ये सिलेबस आपका है, आपसे पूछेगा, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको इनकी नॉलेज होनी जरूरी है, तभी आप करेक्ट ग्रामर के 10 नंबर ऐसे लेके जाओगे। और आगे की बात कर लेते हैं। मॉडल्स तो सीधा सा टॉपिक होता है, शुड, मस्ट वगैरह, और मैं आपको वीडियो देने वाला भी हूं, आपसे मेरा वादा हो रखा है। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, यहां सीबीएसई बहुत अच्छा गेम खेलती है। यहां आपसे क्वेश्चन पता कैसा बनता है, ये सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड कुछ नहीं है। दरअसल वो आपसे पता है क्या पूछना चाहते हैं, वो आपसे यहां ये पूछना चाहते हैं कि आपको जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हैज, हैव, हैड, और ये वाले जो होते हैं, या विल, शैल, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना हमारी, इनके यूज पूछना चाहते हैं वो मेनली इसमें यहीं से कहीं से क्वेश्चन आएगा। पेपर लीक कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम पे आपसे सिंगुलर प्लूरल वाले क्वेश्चन होने वाले। हैज, हैव, हैड का इस्तेमाल कहां होता है, ज़मार का कहां होता है, डूडस का कहां होता है, इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। एक और टॉपिक जो इससे ही रिलेटेड है, जिसके बारे में यहां फिर भी मैं दोबारा मेंशन नहीं किया हुआ है, क्लियरली नहीं बोला सीबीएसई ने, क्यों नहीं बोला समझ होंगे अब तो। हाँ, शर्म आ रही थी यार, इतने सारे टॉपिक सिर्फ 10 नंबर कैसे करें हम। एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो कौन सा है, वो है वर्ब का टॉपिक। किसका? वर्ब, क्रिया का टॉपिक। वर्ब में क्या क्या शामिल होती है, कितने तरह की वर्ब्स होती हैं, टेंसेस भी उसी में आ जाते हैं, पैसिव वॉइस भी आ जाती है। तो वर्ब बाय डियर से लिख के सर्च करोगे थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो उससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन कहीं ना कहीं छिड़ते हुए जाएंगे, ठीक है। तो वो भी इसमें इंक्लूड रहेगा। वर्ब भी पढ़ के जाना एग्जाम में। कहां से पढ़ोगे, मैंने वीडियो बना रखे, पढ़ लेना। थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है तो कैसे इस्तेमाल होता है, टू लग के कैसे इस्तेमाल होता है। ये अगर आपको पता चल गया ना भाई, 10 नंबर पक्के हैं, कोई नहीं रोक सकता। सारी चालें बर्बाद हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी, क्योंकि इससे ज्यादा कहीं नहीं आने वाला। 10th लेवल पे इतना ही आएगा, इससे ज्यादा वो पूछेगा नहीं। क्या क्या करना है आपको भाई, टेंसेस तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। कहां से पढ़ोगे, मुझसे पढ़ लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। वीडियो बना रखा है, देख लेना आराम से, अभी से प्रिपरेशन करके चलो। लेकिन साथ में वॉइस, प्रेपोजिशन और वर्ब भी पढ़ लेना। वॉइस, प्रेपोजिशन और वर्ब ये करके जाना, बिल्कुल शर्माना मत, इसको करने में कर लेना, ठीक है। मॉडल्स और सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड मैंने बता ही दिया इसके बारे में कि क्या है असल में। रिपोर्टेड स्पीच और डिटर्मिनर्स, ये सिंपल क्वेश्चन है, इनमें बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन इनडायरेक्टली इन सबको छूता हुआ क्वेश्चन होगा। ये रहा आपका ग्रामर का पेपर लीक, मैं पूरा कर रहा हूं। इसी तरह का सवाल आने वाला है, इससे ज्यादा कोई भारी क्वेश्चन नहीं आएगा। सर इन टॉपिक्स को भी तो कवर करा दो, ऑलरेडी कवर कराया हुआ है। 2024 की कुछ न्यू वीडियोस अलग से न्यू क्वेश्चन लेके भी आपको मिल जाएंगी। परेशान मत हो, एग्जाम से पहले यहीं खड़े होके पूरी इंग्लिश की तैयारी आपकी करा दी जाएगी, टेंशन ना लो। आगे बढ़ते हैं भाई। राइटिंग पोर्शन 10th वालों आपका 10 मार्क्स का ना, इसमें एक फॉर्मल लेटर है कि एनालिटिकल पैराग्राफ है। फॉर्मल लेटर आपका आसान से ही रहने वाला है। सिर्फ किस चीज पे ध्यान देना, फॉर्मेट पे ध्यान दे लेना। जिसको फॉर्मेट लिखना आ गया वो इसमें अच्छा स्कोर कर ही लेगा, 5 में से 5 भी ले आओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने वीडियोस आपको बना के दे रखी है, देख लेना। डियर सर का वीडियो लेटर राइटिंग का, हर तरह के लेटर का लिखा हुआ है उसमें, मैंने सब कुछ समझा रखा है। तरह तरह के डिफरेंट वीडियोस लेटर के ऊपर बना रखे हैं, उसकी तो टेंशन नहीं है। और रिवीजन भी करा दूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो ना, मैं साथ में आ जाओ। अब जो दिक्कत आ रही है बच्चों को, आ रही है एनालिटिकल पैराग्राफ। उसमें क्या होता है भाई, आपको मैप दिया गया होता है, चार्ट दिया गया होता है, कोई डेटा दिया गया होता है, आपसे कहा गया होता है उसके ऊपर पैराग्राफ लिखो। अब इसको देख के ना बच्चों की हालत खराब है। याद रखो 5 नंबर का है बस। कितने का है? 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का है। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है? अरे ज्यादा ध्यान इस पे अभी देना ही नहीं है। क्या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, वो जो आप ग्रामर की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, वो जो मैंने आपको अलग से टॉपिक्स बढ़ा दिए कि प्रेपोजिशन भी कर लेना, थोड़ी सी वॉइस भी कर लेना, और वोकैबुलरी थोड़ी सी कर लेना, असल में यहां आपकी प्रिपरेशन हो रही कहां की? एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने की। वो कैसे? सुनो मेरे बच्चों ध्यान से। एनालिटिकल पैराग्राफ एक ऐसा टॉपिक होगा जिसके बारे में आपको जीरो आइडिया होगा, आपको नहीं पता होगा कहां से आएगा, क्वेश्चन न्यू होगा, आपको खुद से लिखना होगा। खुद से तभी लिख सकते हो जब थोड़ी आपको ग्रामर आती हो, थोड़े छोटे सेंटेंस बना सकते हो, तभी अपनी नॉलेज को, अपनी इंफॉर्मेशन जो भी आपको समझ में आ रहा है अच्छे से लिख पाओगे। जितनी अच्छी वहां पे ग्रामर यूज करोगे, जितने अच्छा सेंटेंस लिखोगे, उतने ही आपको नंबर वहां मिलने वाले हैं। तो इसे सिर्फ 10 नंबर का मत समझो। अगर असल में देखा जाए ना,
तो ये 15 नंबर का टॉपिक है। कितने का? 15 का। और देखा जाए राइटिंग पोर्शन तो सारा इस पे डिपेंड होता है। आप अपने लिटरेचर के आंसर भी तभी अच्छे से लिख पाते हो जब आपकी ग्रामर अच्छी होती है। तो इसे पढ़ते हुए ये मत सोच के पढ़ो कि सिर्फ 10 नंबर का पढ़ रहा हूं। ना 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 ना, अच्छा लिखोगे तो ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पे जरा ध्यान दे लेना, ग्रामर थोड़ी ज्यादा पढ़ लेना, सेंटेंस बनाने सीख लेना, एनालिटिकल पैराग्राफ करने में आसानी होगी तभी। अभी परेशान मत हो, बस एनालिटिकल पैराग्राफ का जो परफॉर्म आए, जो फॉर्मेट है कि पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर बॉडी होगी, फिर कंक्लूजन होगा, जो भी उसका पूरा एक फॉर्मेट है ना, वो आपको मैंने पहले वैसे वीडियो बना रखे, समझा भी रखा, सिखा रखा है, और वीडियो दे दूंगा अगर आप कहोगे, तो वहां से फिर अपना करने में हमें आसानी हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? इस तरह से 20 मार्क्स क्लास 10th वालों, अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूं, आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। क्लास 12th के स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि नोटिस राइटिंग का पैटर्न बदल गया, ये हो गया, हो गया। अरे कुछ बदला नहीं है। पता है क्या हुआ है? पहले जो 2022 में जो आपका एग्जाम होता है, 2023 के अंदर अगर मैं कहूं तो 23 में क्या था, जो आपके अनसीन पैसेज होते थे वो 20 नंबर के होते थे। सही कहानी चल रही थी। लेकिन नहीं, हमने क्या किया है, अब 2024 में जो आपका पेपर होगा, 2024 के अंदर जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसके अंदर ना पैसेज ना 22 नंबर का कर दिया है, और आपका जो राइटिंग पोर्शन है वो 18 मार्क्स का हो गया है। ये चेंज हुआ है और कोई चीज नहीं हुआ। अब वो 2 नंबर कहीं से तो निकालने थे ना, तो इन्होंने पता कहां से निकाले? 1 नंबर तो ले लिया नोटिस राइटिंग से। पहले नोटिस राइटिंग 5 नंबर का था, अब 4 का कर दिया है। 1 नंबर ले लिया इन्विटेशन एंड रिप्लाई से, पहले वो भी 5 का होता था, वो भी अब 4 का कर दिया है। अब नोटिस राइटिंग ने कहा, यार हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, अच्छा खासा हम 5 नंबर का चल रहे थे, तुमने हमसे 1 नंबर क्यों छीना? तो उन्होंने कहा, हम ना तुमसे अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज नहीं देखेंगे। पहले जब मार्किंग, जब पेपर में नंबर देते थे ना बच्चे को, तो देखते थे कि उसने ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया आइडियाज का, कैसे चीजों को सिलसिलेवार तरीके से लिखा है। अब वो नहीं देखेंगे, अब आंखों पे पट्टी रख लेंगे, कुछ ऐसा करेंगे। आई डोंट नो, जोक्स अपार्ट। अब क्या करने वाले, जैसे पहले आप नोटिस राइटिंग लिखते थे ना, बिल्कुल सेम 50 वर्ड्स के अंदर ही लिखा जाएगा, वैसे ही अब भी लिखना है। पहले 5 नंबर थे, अब 4 हो जाएंगे। 4 में से 3 नंबर लाना ज्यादा आसान है, 5 में से 5 लाने से तो 5 में 5 लाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो बल्कि आपका फायदा ही हो गया। 4 में से 3 हर कोई ले ही लेगा। नोटिस राइटिंग में है क्या, 4 में से 4 भी पूरा आ जाएंगे, 3 भी क्यों आएंगे, 4 पूरा आ जाएंगे। फॉर्मेट देखना है, पूरा चीजें लिखनी है, बस थोड़ी बहुत चीजें लिखनी है, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा हुआ, आपके लिए हुआ। इन्विटेशन एंड रिप्लाई भी 5 से 4 का हो गया, तो वहां भी कहीं ना कहीं आपका फायदा ही है। अगर आपने फॉर्मेट को फॉलो कर लिया, कुछ बचता ही गया, फिर थोड़ा बहुत अपने हिसाब से ग्रामर वगैरह सही कर दी, स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं है, तो उसमें भी 4 में से 3 लाना या 4 लाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो फायदा हो गया हमारा, हो गया। असली खेल है आपका लेटर राइटिंग का। लेटर राइटिंग पहले भी आपसे ज्यादा कुछ उसमें नहीं था, फॉर्मल लेटर लिखना था, जॉब एप्लीकेशन या एडिटर को आना था, उसमें भी चॉइस होगी। इस बार भी चॉइस है, पिछली बार भी चॉइस थी, वो लिखनी है। फॉर्मेट याद रखना है, क्लास 10th में भी लिखा था, 11th में भी लिखा था, उसमें क्या हो जाएगा, वो भी तो आसान ही है। तो अब भी क्या करना है, यही करना, फॉर्मेट याद रखना, घबराने का नहीं है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ोगे, हो जाएगा। तो दिमाग में क्या रखो, फॉर्मेट। अब करना क्या है वो सुनो, मेरी वाली ट्रिक सुनो। अब सुनो भाई, कैसे आपको प्रिपरेशन अप करनी है। पता है क्या करो, लेटर राइटिंग के ना जो अपना सपोर्ट मटेरियल वो उठा लो, कोई आपके पास पुराना सैंपल पेपर पड़ा वो उठा लो, सब चलेगा। उसमें लेटर राइटिंग के जो भी क्वेश्चन है ना, उन क्वेश्चन को पढ़ो, उन क्वेश्चन को बस पढ़ो, उनका सॉल्यूशन देखो कैसे लिखा हुआ है, क्या लैंग्वेज है, बस खुद लिखने की कोशिश मत करना। टाइम वेस्ट नहीं करो, टाइम नहीं है अपने पास, टाइम नहीं है। बस करना क्या है कि जो भी क्वेश्चन पहले पूछे गए, किस तरह की वैरायटी आती है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, बस वो देख लो, ताकि आपको ना एक आइडिया हो, एक अंडरस्टैंडिंग के, अच्छा इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, अच्छा ये वाली डिटेल दे देता है, अच्छा इसके ऊपर लेटर लिखने के लिए आ जाता है, वो पता होना चाहिए। फॉर्मेट तो आप याद कर ही लोगे, मैंने आपको करा तो रखा है, जॉब एप्लीकेशन का भी आपको मैंने करा रखा है, वीडियो बना रखा है, देख लेना। ठीक है, तो लेटर राइटिंग में, इन्विटेशन रिप्लाई में, जितना भी आपका राइटिंग सेक्शन है ना, लिखने मत बैठना अभी बार बार लिख लिख के, अभी टाइम वेस्ट मत करना। पहले क्या करना, पहले ये देखना कि किस तरह की वैरायटी के क्वेश्चन आए हुए, सिर्फ फॉर्मेट ध्यान रखना, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन तो कम ही आता है ना। सपोर्ट मटेरियल जो आपको आपके स्कूल से मिला है वो आपके लिए बेस्ट है, उसमें से देखो, उसमें से आ सकते हैं एज इट इज क्वेश्चन, है ना। तो चीट कोड बता रहा हूं, थोड़ी सी पेपर लीक करने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इनमें बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है, फॉर्मेट चेक किया जाता है मेनली। स्पेलिंग की बेवकूफों वाली मिस्टेक नहीं करने का, अपन लोग स्मार्ट स्टूडेंट है, तो स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, फॉर्मेट पे ध्यान देना, वैरायटी देख लेना क्वेश्चन की कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कर सकते हो इतना, बिल्कुल कर लोगे। इस तरह से हमारे 20 नंबर या 18 नंबर अब रह गए हैं, 18 नंबर कवर हो पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। इन सभी को अच्छे से करने के लिए सबसे चीज जो आपको जरूरी होगी वो होगी वोकैबुलरी। आपको वोकैब अच्छी करनी ही करनी है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपको एक
स्पेशल एग्जाम स्कूल के लिए एक वोकैब की वीडियो देने वाला हूं, वो जरूर देख लेना, घोल के पी जाना, हो जाएगा आपका काम पूरा बढ़िया से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 10th और 12th वालों आपके लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंग्लिश में फोड़ देना है, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे हंसते खेलते हुए। बाकी सब्जेक्ट भी मजे से पढ़ो और इंग्लिश में भी टॉप करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ।